हेलो स्टूडेंट्स, गायत्री पीजी कॉलेज ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज अपन भारत की जलवायु की मौसमी दशाओं के बारे में चर्चा करेंगे। मित्रों, कल भी भारतीय जलवायु की मौसमी दशाओं के बारे में क्लास हुई थी, जिनमें शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु में भारतीय जलवायु के अंदर तापमान, वायुदाब किस प्रकार रहता है, पवनों की जो दिशाएं हैं वो किस प्रकार रहती है, इनके बारे में अपन ने अध्ययन किया था। आज अपन वर्षा ऋतु है। वर्षा ऋतु के अंदर तापमान की स्थिति क्या रहती है, वर्षा ऋतु में वायुदाब की क्या कंडीशन रहती है, जो धरातलीय पवन हैं उनकी क्या स्थिति रहती है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो वर्षा ऋतु जो ग्रीष्म ऋतु के अंत तक आरोही वायु यानी कि धाराओं से युक्त ये एक तीव्र निम्न वायु दाब का क्षेत्र का निर्माण पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रफल यानी हो जाता है और जेट स्ट्रीम के दक्षिणी शाखा कमज़ोर होती हुई मध्य जून तक हिमालय के दक्षिणी ढालों से लुप्त हो जाती है। मित्रों, वर्षा ऋतु है वो मध्य जून से सितंबर के मध्य रहती है और इस समय क्या होता है कि यहाँ एक जहाँ उत्तर पश्चिमी भारत है, यहाँ एक निम्न वायुदाब का केंद्र बनता है और इस निम्न वायुदाब के यहाँ लो प्रेशर का जोन बनता है, लो प्रेशर जोन। और यहाँ जो पश्चिमी जेट प्रवाह की दक्षिणी शाखा थी वो उत्तर की ओर, हिमालय के उत्तर की ओर उत्तरी शाखा के साथ में मिल करके क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। तो जैसे ही ये विलुप्त होती है तो यह निम्न वायुदाब का एक मेखला बनती है। ये मेखला का रीजन ये है कि यहाँ सूर्य उस समय उत्तरायण में होता है, तो ITC जेड है वो यानी कि खिसक करके यहाँ आ जाता है 20 से 25 डिग्री अक्षांशों के मध्य, 20 से 25 डिग्री अक्षांशों तक ये खिसक जाता है। इसको NITC कहते हैं यानी कि नॉर्थ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन कहते हैं। तो इसी प्रकार ये जो निम्न वायुदाब का क्षेत्र है, भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब का क्षेत्र है, ये भूमध्य रेखीय द्रोणी है वो खिसक करके उत्तर भारत में 20 से 25 डिग्री तक यानी कि फैल जाती है। इससे निम्न वायुदाब का जो क्षेत्र है वो उत्तर पश्चिमी भारत से मध्य गंगा मैदान तक फैल जाता है और इसके साथ साथ जो विषुवत रेखीय पछुआ पवनें हैं वो भी इनके साथ साथ यानी निम्न वायुदाब की भूमध्य रेखीय द्रोण के साथ खिसकाव होता है और इन पछुआ पवनों की दिशा है वो दक्षिणी पश्चिमी हो जाती है, इसीलिए दक्षिणी पश्चिमी मानसून का आगमन होता है। धरातलीय तापजन्य निम्न वायुदाब के ऊपर एक गतिक अवदाब स्थापित हो जाता है और ITC के उत्तर की ओर खिसक कर मध्य जून तक ये 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक प्रसारित हो जाती है, जिससे भारतीय उपद्वीप के क्षेत्र में भूमध्य रेखीय पछुआ पवनें प्रविष्ट हो जाती है और तिब्बत के पठार में तापीय उष्मन से उद्भूत पूर्वी जेट स्ट्रीम के द्वारा हिंद महासागरीय उच्च वायुदाब को बल मिलता है, जिससे अंटार्कटिक परिध्रुवीय वात यानी वात चक्र के द्वारा प्रेरित दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें दक्षिणी पश्चिमी मानसून के रूप में परिणित हो जाती है। तो इस प्रकार यहाँ जो ये भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब का जो क्षेत्र है NITC है, ये उत्तर की ओर खिसकता है और इसके द्वारा दक्षिण के यहाँ जो परिध्रुवीय स्थिति रहती है, परिध्रुवीय, ये परिध्रुवीय जो यानी कि उच्च वायुदाब है, ये परिध्रुवीय उच्च वायुदाब उत्तर की ओर खिसक जाने के कारण दक्षिणी पूर्वी जो व्यापारिक पवनें हैं इसको और ऊपर की ओर धकेलती है तथा इसको और प्रसारित या बल मिलता है और यही पवनें भूमध्य रेखा को पार करने के बाद इसकी दिशा है वो दक्षिण पश्चिम हो जाती है। यानी ये पार करती है तब यहाँ फेरल के नियम के अनुसार ये उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर विक्षेपित होती है
और इधर लो प्रेशर का जोन है वो इनको अपनी ओर यानी कि आकर्षित करता है। इसीलिए ये जो पवनें हैं ये दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें ये हिंद महासागर, उत्तरी हिंद महासागर के अंदर दक्षिणी पश्चिमी दिशा में आर्द्रता ग्रहण करके दक्षिणी पश्चिमी मानसून के रूप में भारतीय उपमहाद्वीप में क्या करती है, प्रवेश करती है और भारतीय मानसून का आगमन होता है, जिसको अपन यानी कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून के नाम से जाना जाता है। तो इसी प्रकार वर्षा ऋतु के अंदर जो तापमान की स्थिति देखें तो मानसून के आगमन से पूर्व जून में तापमान अधिकतम स्तर तक पहुंच जाता है। कुछ स्थानों पर ये यानी 46 डिग्री या इससे अधिक भी हो जाता है। जून माह का औसत यानी कि दैनिक तापमान, अधिकतम जो तापमान है वो जोधपुर और इलाहाबाद 40 डिग्री सेल्सियस, नई दिल्ली में 39 डिग्री सेल्सियस और अहमदाबाद और चेन्नई के अंदर 38 डिग्री सेल्सियस, नागपुर में 37 डिग्री सेल्सियस, बेल्लारी में 34 और कोलकाता में 33, पुणे और तेजपुर में 32 डिग्री सेल्सियस और मरमंगाओ में 31 डिग्री सेल्सियस, कोची और श्रीनगर में 29 डिग्री सेल्सियस, शिमला में 23 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। मानसून के आगमन के उपरांत इस तापमान में 1 डिग्री से 7 डिग्री के बीच में कमी देखी जाती है। जोधपुर और नई दिल्ली में 37 डिग्री सेल्सियस और अहमदाबाद में 34 डिग्री, इलाहाबाद में 33 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है। जुलाई माह का औसत तापमान राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और कोरोमंडल तट क्षेत्र में 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक पाया जाता है। उत्तरी मैदान और प्रायद्वीपीय अन्य भागों में इसकी मात्रा 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में पाई जाती है और उत्तर के पहाड़ी क्षेत्रों का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से कम पाया जाता है। इन दिनों दैनिक तापांतर मई और जून की तुलना में कम होता है। तो तापमान की कंडीशन देखें तो देखो आपके सामने समताप रेखाएं खींची हुई है जुलाई माह की। इसमें उत्तरी पश्चिमी जो भारत का क्षेत्र है जिसमें राजस्थान है, पंजाब, हरियाणा है, कुछ मध्य प्रदेश का भाग है, गुजरात है, यहाँ 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान रहता है। जबकि उत्तरी यानी कि पूर्वी हिमालय क्षेत्र के अंदर और हिमालय के परिपाद क्षेत्र में 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है। दक्षिणी भारत में जहाँ कोरोमंडल तट है वहाँ भी 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान रहता है। इसी प्रकार दक्षिण के अंदर जहाँ कर्नाटक और तमिलनाडु का आंतरिक भाग है वहाँ 20 से 25 डिग्री और 25 डिग्री से अधिक सेल्सियस तापमान पाया जाता है। तो यदि जुलाई माह के अंदर वायुदाब और पवनों की स्थिति देखें तो मई और जून में उच्च ताप के कारण उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्र में एक तीव्र निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है, जो जुलाई के अंदर यानी कि 997 मिलीबार वायुदाब रह जाता है। इस केंद्र से दक्षिण पूर्व और दक्षिण की ओर वायुदाब बढ़ता है और केरल तट व निकोबार द्वीप समूह के निकट 1009 मिलीबार वायुदाब पाया जाता है। सिंधु गंगा के मैदान में एक लंबाकार निम्न वायुदाबीय मेखला का निर्माण होता है, जिसका अक्ष है वो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व को राजस्थान और सौराष्ट्र से होकर उड़ीसा तक हिमालय के पाद प्रदेश के समानांतर पाई जाती है, जिसे मानसून ग्रत कहते हैं, जो वर्षा के वितरण को प्रभावित करता है और उत्तर या दक्षिण को की ओर खिसकता रहता है, जिससे मानसूनी वर्षा में कभी कभी व्यवधान भी आ जाता है। तो मित्रों, जुलाई माह के अंदर यदि अपन वायुदाब की स्थिति देखेंगे तो उत्तर पश्चिमी जहाँ भारत है, पश्चिमी राजस्थान का भाग है, यहाँ बिल्कुल वायुदाब कम हो जाता है, यानी 997 मिलीबार रहता है। जैसे जैसे इसको अपन यानी कि दक्षिण और दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ेंगे तो वायुदाब बढ़ता है। यहाँ 997 है या 998, फिर 999, 1000 मिलीबार और 1000 के बाद में फिर 1004, ऐसे बढ़ते बढ़ते जहाँ केरल का तट है, केरल मालाबार तट है, यहाँ
और इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर यहाँ यानी कि 1009 मिलीबार वायुदाब रहता है, यानी यहाँ वायुदाब है वो उच्च रहता है, जबकि यहाँ वायुदाब है वो निम्न हो जाता है। हवाएं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर प्रवाहित होने लगती है। यहाँ एक निम्न वायुदाबीय जो मेखला है वो इस मेखला निर्माण हो जाता है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। यहाँ उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर एक निम्न वायुदाबीय मेखला का निर्माण होता है, जिसका अक्ष है वो यानी कि हिमालय से दक्षिण की ओर यानी कि इसके गिरिपादीय क्षेत्र में रहता है। इसका खिसकाव उत्तर से दक्षिण की ओर रहता है और इस हिमालय दक्षिण की ओर निम्न वायुदाबीय जो ये लंबाकार मेखला है इसको मानसून ग्रत के नाम से भी जाना जाता है। मानसून ग्रत, क्योंकि कभी कभी ये निम्न वायुदाब उत्तर की ओर खिसक करके हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं की ओट के अंदर चला जाता है, जिससे बाकी भारतीय यानी प्रायद्वीपीय भारत या भारत के बाकी क्षेत्रों के अंदर मानसून में एक व्यवधान आ जाता है, मानसूनी वर्षा के अंदर एक रुकावट आ जाती है, जिसको मानसून ग्रत के नाम से जाना जाता है। उस समय निम्न वायुदाब की ये जो मेखला है वो उत्तर की ओर खिसक कर हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं के ओट में चली जाती है। कभी इनका खिसकाव है वो दक्षिण की तरफ भी रहता है। जैसे ही दक्षिण की तरफ रहता है तो ये यानी संपूर्ण भारत में मानसून सक्रिय हो जाता है और पर्याप्त वर्षा होती है। इसको उत्तर की ओर खिसकाने और दक्षिण की ओर खिसकाव के लिए यहाँ दो फैक्टर काम करते हैं, जिसके अंदर निम्न वायुदाबीय चक्रवात होते हैं। ये जो अवदाब चक्रवात है ये अवदाब बनते रहते हैं। ये अवदाब इधर भी यानी कि बनते रहते हैं अवदाब। तो इन उष्णकटिबंधीय जो अवदाब है चक्रवात है, इन उष्णकटिबंधीय अवदाबीय जो चक्रवात है ये बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में बनते रहते हैं और इस मेखला को उत्तर और दक्षिण की ओर खिसकते हैं, जिससे मानसून कभी सक्रिय रहता है तो कभी हिमालय की पहाड़ियों में ओट में चला जाता है और मानसून में यानी मानसूनी वर्षा में एक रुकावट सी आ जाती है। ऐसी स्थिति यानी वर्षा काल के अंदर देखी जाती है। मानसून के अंदर यानी कि इस ऋतु में देश के अधिकांश भागों में हवाएं सामान्य प्रवाह इसका दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है, परंतु हिमालय की उपस्थिति के कारण वहाँ हवाएं उत्तर पूर्व और गंगा के मैदान में दक्षिण पूर्व या पूर्व से प्रवाहित होने लगती है। ज़्यादातर इस समय भारत में जो हवाएं हैं वो हवाएं यानी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है, लेकिन हिमालय के अवरोध के कारण उनके गिरिपदीय क्षेत्रों में ये स्थिति है वो यानी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर हो जाती है ज़्यादातर। लेकिन हिमालय क्षेत्र के अंदर उत्तर पूर्व से हवाएं प्रवाहित होती है, गंगा के मैदान में पूर्व से या दक्षिण पूर्व से हवाएं प्रवाहित होने लगती है। मानसून के आगमन की बात करें तो भारतीय प्रायद्वीप की शुंडाकार आकृति के कारण दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनें विभाजित होकर दो शाखाओं में यानी एक अरब सागरीय शाखा और एक बंगाल की खाड़ी की शाखा के रूप में देश में प्रविष्ट होती है। वर्षा की शुरुआत अचानक तीव्र मेघ गर्जन और विद्युत यानी बिजली की चमक से होती है, जिसे मानसून का प्रस्फोट कहा जाता है। अरब सागरीय शाखा 1 जून के आसपास केरल तट से आगे बढ़ती हुई 10 जून तक मुंबई में पहुंचती है। जून माह के मध्य तक सौराष्ट्र, कच्छ और मध्य भारत के भागों में फैल जाती है। बंगाल की खाड़ी में लगभग यानी कि 20 मई तक अंडमान और निकोबार द्वीप और 1 जून तक त्रिपुरा और मिजोरम तक पहुंच जाती है। जून के प्रथम सप्ताह तक तेज़ी से ये समूचे असम और उत्तरी पूर्व में फैल जाती है और हिमालय की अक्ष के सहारे ये पश्चिम की ओर गंगा के मैदान में अग्रसर होने लगती है। लगभग 7 जून तक ये कोलकाता, 11 जून तक पटना और 15 जून तक वाराणसी पहुंच जाती है। तदुपरांत दोनों शाखाएं मिलकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, पूर्वी राजस्थान क्षेत्रों में फैल जाती है
और इस प्रकार जून के अंत तक समूचे देश में मानसून के प्रभाव में आ जाता है। यानी जून के अंत तक ये दक्षिणी पश्चिम मानसून संपूर्ण भारत में सा जाता है। जुलाई के प्रथम सप्ताह में एक कमज़ोर धारा के रूप में कश्मीर और पश्चिमी राजस्थान भागों में प्रविष्ट होता है और मानसून की सामान्य अवधि 2 से 4 माह की होती है। मानसून का निवर्तन प्रसरण की अपेक्षा और भी यानी मंथर गति से होता है और इसकी शुरुआत सितंबर के मध्य से देश के उत्तर पश्चिम भाग से होती है और नवंबर के अंत तक ये देश के समूचे भाग से हट जाता है। केवल तमिलनाडु के एक यानी संकरे क्षेत्र में मानसून की लौटने वाली धाराओं से दिसंबर के मध्य तक वर्षा होती है, जिसको उत्तरी पूर्वी मानसून की वर्षा कहते हैं। तो मानसून की आगमन की बात करें कि ये मानसूनी दक्षिण पश्चिम मानसून है, वो भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश होने के बाद 2 शाखाओं में बंट जाता है। तो मित्रों देखो, दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून की शाखाएं हैं या दक्षिणी पश्चिमी मानसून है वो 2 शाखाओं में विभाजित हो जाता है। एक ये जो शाखा है इसको कहते हैं बंगाल की खाड़ी की शाखा, ये बंगाल की खाड़ी की शाखा है, और यह जो दूसरी शाखा है इसको कहते हैं अरब सागरीय शाखा। अरब सागरीय शाखा। देखो, सबसे पहले जो अरब सागरीय शाखा है ये जैसे ही केरल के तट पर यहाँ टकराती है तो यहाँ अन्नाम लाइन की पहाड़ियाँ पड़ती है, यानी कि पश्चिमी घाट की जो पहाड़ियाँ हैं इसके अवरोध के कारण यहाँ इसकी यानी कि पश्चिमी ढालों पर खूब बारिश होती है, जबकि पूर्वी ढाल है, ये ढाल है जो बिन बारिश रह जाता है या कम बारिश होती है, उसको अपन यानी कि वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं। इसको वृष्टि छाया क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। यानी तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्रा का जो पश्चिमी घाट के पूर्व वाला क्षेत्र है उसको अपन वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं, क्योंकि जैसे ही अरब सागरीय शाखा का प्रवेश केरल में होता है तो सामने पश्चिमी घाट की जो पहाड़ियाँ हैं इसके अवरोध के कारण पवना अभिमुखी ढाल पर खूब सारी बारिश होती है, जबकि इसके विमुख ढाल पर, विपरीत ढाल पर यानी बारिश कम होती है या बादलों की छाया की ओट में आ जाता है, इसीलिए यहाँ कम वर्षा होती है और ये वृष्टि छाया क्षेत्र कहलाता है। तो यहाँ खूब सारी बारिश होने के बाद में अरब सागर की यानी कि मानसून की एक और शाखा है जो तापी और नर्मदा घाटी से होकर के यहाँ से नागपुर तक पहुँचती है और मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में बारिश करती हुई नागपुर तक पहुँचती है। नागपुर में यहाँ बंगाल की खाड़ी की शाखा से मिल जाती है। इसके अलावा अरब सागर की एक शाखा है जो यहाँ कच्छ से, सौराष्ट्र और कच्छ से होकर के अरावली पर्वतमाला के समानांतर यहाँ तक शिमला तक पहुँचती है। शिमला तक पहुँचती है। तो पश्चिमी राजस्थान में वर्षा कम होती है और अरावली पर्वतमाला इस सौराष्ट्र की शाखा के समानांतर पड़ने के कारण यहाँ वर्षा बिल्कुल नगण्य रहती है। यहाँ हल्की सी बारिश होती है क्योंकि अरावली पर्वतमाला है वो इसकी समानांतर पड़ती है, अवरोध पैदा नहीं करती है, इसीलिए यहाँ बारिश नहीं होती है और सीधे ये शिमला में पहुँच जाती है। शिमला में इधर से बंगाल की खाड़ी की शाखा से मिल जाती है। पश्चिमी राजस्थान में बारिश नहीं होने के 2-3 कारण हैं। एक तो ये क्या है कि अरावली पर्वतमाला जो इनके समानांतर है और अरब सागरीय मानसून की शाखा है इसकी समानांतर होकर के सीधे शिवालिक की पहाड़ियाँ और मध्य हिमालय में पहुंच जाती है। दूसरा है कि बलूचिस्तान से जो गर्म हवाएं आती है, ये गर्म हवाएं यहाँ हवाओं के अंदर आर्द्रता ख़त्म कर लेती है और शुष्क मौसम के कारण ये हवाएं ऊपर उठ कर के बिना बरसे यानी कि चली जाती है। तो 2 कारणों से वर्षा कम होती है। इनके अलावा जो बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है ये यहाँ से त्रिपुरा में यहाँ 1 जून तक प्रवेश होती है। इसके बाद में ये आगे यानी कि अराकान योमा की पहाड़ियाँ हैं, म्यांमार की पहाड़ियाँ हैं, यहाँ टकराती है।
यहाँ से ये पूर्व यानी कि पश्चिम की ओर मुड़ती है और उत्तर पश्चिम में हिमालय के सहारे यहाँ गारो खासी और यानी कि जयंती की पहाड़ियाँ हैं मेघालय के अंदर। उनकी स्थिति इस प्रकार कीपाकार होने की वजह से खासी की पहाड़ियों के अंदर ये मानसूनी हवाएं पूर्ण रूप से घिर जाती है और यहाँ मासीन राम के अंदर घनी बारिश होती है, जो विश्व में सर्वाधिक बारिश वाला क्षेत्र है। यहाँ औसत बारिश 1080 सेमी होती है। इसके अलावा जैसे जैसे ये पूर्व की ओर आती है तब इनकी वर्षा यानी कम होती जाती है, यानी असम से पश्चिम बंगाल में कम होती है, पश्चिम बंगाल से बिहार पटना में कम होती है, उसके बाद में इलाहाबाद में कम होती है, इलाहाबाद से लखनऊ में कम होती है, उसके बाद में दिल्ली में कम होती है और फिर यानी चंडीगढ़ में कम होती है और राजस्थान में लगभग ये 20 सेमी या इससे भी कम बारिश होती है, क्योंकि राजस्थान तक पहुंचते पहुंचते इन हवाओं की आर्द्रता है वो ख़त्म हो जाती है। तो इस प्रकार ये बंगाल की खाड़ी और अरब सागरीय शाखाएं शिमला के अंदर मिलती है। जैसे यहाँ पे अरब सागर के अंदर कोई उष्ण चक्रवाती अवदाब बनता है तो मानसून वापस सक्रिय होता है और उत्तर पश्चिमी भारत के अंदर घनी बारिश करता है। तो इस प्रकार यानी कि अरब सागरीय और बंगाल की खाड़ी की मानसूनी शाखाओं की वजह से भारत में बारिश होती है। सर्वाधिक वर्षा है वो अरब सागरीय यानी कि बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है, जो लगभग 67% है, और बाकी की वर्षा अरब सागरीय मानसून की शाखा से होती है। यदि वर्षा ऋतु में आर्द्रता और वर्षा की बात करें तो वर्षा ऋतु में वायु में आर्द्रता की मात्रा अधिक रहती है। केरल यानी कि वायु में आर्द्रता वर्षा ऋतु में सर्वाधिक रहना स्वाभाविक है। केवल उत्तर पश्चिमी भारत में शुष्क भाग तथा कश्मीर को छोड़कर देश के अधिकांश भाग में जुलाई में अपेक्षाकृत आर्द्रता 80% से भी अधिक पाई जाती है। असम और केरल में इसकी मात्रा सर्वाधिक होती है। वहाँ लगभग पाल घाट में 92, डिब्रूगढ़ में 88% सापेक्षिक आर्द्रता रहती है। इनके अलावा भारत के अधिकांश भागों में वर्षा है वो लगभग 78.7% दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त होती है। एक अनुमान के अनुसार अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की मानसूनी धाराओं के द्वारा जून से सितंबर के मध्य यानी अरब सागरीय शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा है, इन दोनों के द्वारा लगभग 7,700 और 3400 मिलियन घन मीटर आर्द्रता का वहन किया जाता है, जिनमें केवल 2,400 बिलियन घन मीटर का भारत में अवक्षेपण हो पाता है। तो टोटल यानी कि अरब सागरीय और बंगाल की खाड़ी की मानसूनी जो शाखा है इससे लगभग यानी कि 7,700 और 3,400 बिलियन घन मीटर आर्द्रता वहन होती है। अरब सागरीय धारा से समूचे पश्चिमी तट महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश और राजस्थान में वर्षा होती है। ये सबसे पहले पश्चिमी घाट से टकराती है और मालाबार और कोंकण तट के सारे भारी वर्षा करती है। इन पर्वतों की पवनाभिमुखी ढाल में स्थित मंगलोर और मुंबई में वर्षा 300 यानी कि 29 सेमी और 188 सेमी पाई जाती है, परंतु सह्याद्री के पार करने पर पवन विमुखी ढाल पर अक्सर ये यानी कि वर्षा कम होती है। और यहाँ देखें तो पुणे और नागपुर के अंदर 125 सेमी और तंजावुर में 86 सेमी, जबकि यानी करूर में 66 सेमी और मंड्या में 70 सेमी होती है। तो जो पश्चिमी घाट की पर्वतीय क्षेत्र है इसकी पवना विमुखी ढाल पर वर्षा कम होती है, वो वृष्टि छाया क्षेत्र में आ जाता है, जबकि पश्चिमी ढाल पर या पवना अभिमुखी ढाल पर वर्षा अधिक होती है। यहाँ वर्षा बड़ी अनिश्चित होती है, जिससे महाराष्ट्र और कर्नाटक क्षेत्र में अक्सर सूखे का शिकार होता रहता है। चूँकि मानसूनी धारा पश्चिम से आती है, इसीलिए प्रायद्वीपीय क्षेत्र में पश्चिम से पूर्व की ओर वर्षा की मात्रा घटती है। प्रायद्वीपीय भारत में तो पश्चिम से पूर्व की ओर वर्षा की मात्रा घटती है।
तमिलनाडु के तट लगभग सूखा सा रह जाता है। नर्मदा द्रोणी में प्रविष्ट होकर अरब सागर करीय जो शाखा है वो छोटे नागपुर के पास बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है और वहाँ प्रचुर मात्रा में वर्षा उत्पन्न करती है। अरब सागरीय शाखा की एक उप शाखा जो कच्छ और सौराष्ट्र से होती हुई राजस्थान में प्रवेश करती है और ये अरावली पहाड़ियों की समानांतर स्थिति के कारण पर्याप्त अवरोध प्रस्तुत न होने के कारण और बलूचिस्तान से आई उष्ण और शुष्क वायु के द्वारा बाधा उत्पन्न करने से पश्चिमी राजस्थान में वर्षा नहीं हो पाती है और ये धारा हिमाचल प्रदेश एवं पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में पहुंचकर पर्याप्त वर्षा उत्पन्न करती है। बंगाल की खाड़ी की धारा सर्वप्रथम म्यांमार तट से टकराती है। पूर्वी पहाड़ियों के द्वारा बाधित होने के कारण पश्चिम में ये गंगा के मैदान की ओर मुड़ जाती है। यहाँ खासी की पहाड़ियों की तीनों तरफ से ऊंची पहाड़ियाँ घिरी घाटी में स्थित जो मासिनराम है वहाँ वर्षा सर्वाधिक होती है, जो विश्व में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त होती है। मेघालय के पठार में पवना अभिमुखी क्षेत्र में वर्षा की मात्रा कम होती है, जैसे शिलोंग में 143, गुवाहाटी में 161। यहाँ से आगे मानसूनी धाराएं हिमालय के दक्षिणी ढालों के सहारे पश्चिम की ओर अग्रसर होती है और वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। जैसे कोलकाता में 120, पटना में 105, इलाहाबाद में 91, दिल्ली में 56, बीकानेर में 24 सेमी और श्री गंगानगर में यानी 20 सेमी और श्रीनगर में इस समय 20 सेमी वर्षा प्राप्त होती है। तो ये वर्षा की स्थिति है वो जैसे जैसे उत्तर यानी कि भारत के अंदर बंगाल की खाड़ी की मानसूनी शाखा है और पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। मानसून काल में वर्षा में पर उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का भी प्रभाव पड़ता है जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में प्रविष्ट होते हैं। ये लगभग 20 से 25 अवदाबों का निर्माण होता है इन 4 महीनों के अंदर, जिनमें कुछ का प्रभाव विनाशकारी भी होता है, जैसे कई तटीय क्षेत्रों में जन धन की अपार क्षति भी हो जाती है और भारी वर्षा भी होती रहती है। लेकिन मानसून को सक्रिय करने में इन उष्णकटिबंधीय अवदाबों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है।